हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। आज हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी एक फील्ड है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के जैसे 3 पार्ट होते हैं तो 3 में से एक पार्ट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कुल 13 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला है हमारा IUPAC, सेकंड है हमारा आइसोमेरिज्म, थर्ड है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों के तीनों चैप्टर जो है वो हमारी NCERT में GOC नाम से दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। फिर ये सब कुछ मिला के हमारा क्लास 11th का सिलेबस है। ये हाइड्रोकार्बन्स तक हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेलो एल्केन्स हम लोग पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। 6th पे हम लोग एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर पढ़ेंगे। फिर हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे। बट आप NCERT में देखेंगे तो ये एक ही चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है। क्या है? सिंगल चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखेंगे, फिर हम लोग अमीन्स करेंगे और फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे। फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपकी NCERT में नहीं है बट हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, फिर पॉलीमर्स भी करेंगे, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली वो 2 तरीके के मिलते हैं। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक कंपाउंड होते हैं हमारे ऑर्गेनिक और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से मिलते हैं। लिविंग जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नॉन लिविंग की बात करें जैसे एयर, वाटर, लैंड एंड रॉक्स। बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट उनकी जो ये बात थी वो गलत साबित की किस साइंटिस्ट ने? वोलर नाम के साइंटिस्ट ने। वोलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास अमोनियम साइनेट होता है, क्या है? अमोनियम साइनेट, ये इसका फॉर्मूला है अमोनियम साइनेट का। इसको कन्वर्ट कर दिया था यूरिया के अंदर जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बर्जीलियस ने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट बाद में जाके वो क्या हुए? प्रूव गलत हुए और वोलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर हम लोग एक जो कार्बन एटम है उसको डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं आप, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, मतलब टोटल हमारे पास 4 कार्बन है। तो हम लोग बॉन्ड एक कार्बन के लिए एक ऐसे डॉट बनाएंगे और एक ऐसे बॉन्ड लाइन खींचेंगे। फिर नेक्स्ट कार्बन के लिए हम लोग एक ऐसे और डॉट लगाएंगे, फिर हम लोग एक और लाइन खींचेंगे। तो हमारे यहाँ पे टोटल अभी 2 कार्बन हो गए। नेक्स्ट ये हमारे पे 3rd कार्बन है, फिर ये हमारे पास 4th कार्बन है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं। और ये जो चीज बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो हम लोग जिगजैग फॉर्मेट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? जिगजैग। क्योंकि जब हम जिगजैग बनाते हैं तो वहां पर कॉर्नर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स पे हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्नर्स पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब बॉन्ड लाइन एग्जांपल देख लेते हैं बॉन्ड लाइन के। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4, हमारे पास 4 कार्बन है और उसके बाद ये जो CHO लगा है ये हमारा क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और ये जो 4th कार्बन है उसके बाद हम लोग हल्का सा नीचे करेंगे और फिर हम लोग दिखा देंगे O। तो यहां से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और ये रहे 4। यहाँ पे 4 कार्बन टोटल है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 NH CH2 CH3। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 कार्बन है बट बीच में आप देखेंगे तो क्या है? बीच में हमारे पास NH है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? NH से पहले हमारे पास टोटल 2 कार्बन है, NH के बाद भी हमारे पास 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और उसके बाद उस पर NH कनेक्टेड है, फिर NH से अगेन 2 कार्बन कनेक्टेड है। तो कुछ ये जो है इस तरीके का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो वहां पर हमारे पास 4 कार्बन है बट ये जो चौथा कार्बन है ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है। कहां से मिला है? कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है। बट ये भी जो है इसके अंदर काउंट होगा। मैं एक बार पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन पता लगे। हाँ जी, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें 3 कार्बन बनाने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये जो 4th कार्बन है हमारे पास, उस 4th कार्बन के ऊपर डबल ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है और एक जो ऑक्सीजन है वो OH के थ्रू अटैच्ड है।
तो ये जो अटैचमेंट है वो कुछ इस तरीके का है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन को दिखाते हैं और आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम के बारे में। डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन एटम होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन, मतलब कितने कार्बन एटम्स जो हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन के। जैसे कि हम लोग बात करें इस कार्बन की, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा। तो मतलब ये चारों ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? ये 4 डिग्री है। क्या है? 4 डिग्री। अब अगर यहां पर बात करते हैं हम लोग CH3 की, किसकी? CH3 की। तो अगर मैं CH3 को यहां पे अलग से बनाऊंगा, अगर जो हमारे पास CH3 है इसको मैं यहां पर अलग से बनाता हूं, तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक H इधर से, एक इधर से और एक इधर से, और यहां पर एक कार्बन लगा हुआ है। तो ये कितने कार्बन से अटैच है? तो बस ये सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, जो कि ये वाला है। कौन सा? ये वाला। तो ये केवल एक से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। सिमिलरली इस कार्बन की भी कितनी डिग्री होगी? 1 डिग्री। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट नहीं करने, हमें केवल ये काउंट करना है कि उससे कितने कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड है। और इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन पे 2 जगह हाइड्रोजन है और 2 जगह ये कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ पे जुड़ा है और एक यहाँ पे जुड़ा है। तो इसकी जो डिग्री है वो 2 डिग्री हो गई है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है 3 जगह कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो ये कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। और ये वाला कार्बन अगेन 1 डिग्री है। तो अब मैं जो ये बोल रहा हूँ 1 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री कार्बन का मतलब है प्राइमरी। 1 डिग्री का मतलब क्या है? प्राइमरी कार्बन। ठीक है। 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है? टर्शरी कार्बन। और 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है? क्वाटरनरी कार्बन। क्या कह रहे हैं? क्वाटरनरी कार्बन। आई होप आपको ये समझ आया होगा डिग्री ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो अब अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालना आ गया तो आप जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे ये यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है, ये सबसे पहले आपको कभी भी पूछा जाए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल जाना है और सबसे पहले वहां पे जितने भी कार्बन अटैच्ड है उनकी डिग्री लिख लेंगे। जैसे ये वाला जो कार्बन है तो उसकी डिग्री 1 डिग्री है। ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इसकी अगेन जो डिग्री है वो 1 डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री है। तो कॉर्नर्स पे जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? 1 डिग्री वाले कार्बन होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ये जो सेंटर पे लगे हुए हैं जो कि 3 से अटैच्ड है, अगर 3 से अटैच्ड है तो क्या है? 3 डिग्री। तो ये भी 3 से अटैच्ड है तो ये भी 3 डिग्री कार्बन है। तो अब जो हमारे पास यहां पर देखें कि 1 डिग्री कार्बन कितने मिले हमें? 1 डिग्री कार्बन 4 कार्बन एटम्स मिले हैं। तो अगर 1 डिग्री कार्बन 4 हैं तो यानी 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? हमें पता है 3 होते हैं। तो 3 × 4 कार्बन एटम हम लोग करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? यानी कि हमारे पास 12 1 डिग्री हाइड्रोजन है। क्या? 12 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो हमारे पास 0 है। तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर अगर 2 डिग्री कार्बन 0 है तो ये सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी क्या होंगे? 0 होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। 3 डिग्री कार्बन हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और जो 3 डिग्री कार्बन है उससे एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो 1 × 2 कर देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन। 2 आ जाएंगे हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 डिग्री कार्बन की, तो यहां पर 0 है। और जो 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्या नहीं करती? डजंट एग्जिस्ट, ऐसी कोई चीज है नहीं। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो कि होता है सुपर प्राइमरी कार्बन। अब सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है? सुपर प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि चारों ही तरफ से हाइड्रोजन से अटैच्ड हो। क्या? चारों ही तरफ से हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, जिसका एग्जांपल है CH4। CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। मतलब उस कार्बन की क्या डिग्री है जिसके साथ हमारा जो OH ग्रुप अटैच्ड है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। मतलब जो इस कार्बन की हमारी डिग्री होगी वही हमारे इस OH वाले ग्रुप की होगी। तो यहां पर मैं देखूं तो ये जो है 1 डिग्री है। मैं इसको बनाकर भी दिखाता हूं आपको। जैसे कि अगर आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको अटैच मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रखे हैं और ये वाला जी साइड है बस वो कार्बन से अटैच्ड है। तो इस केस में क्या है कि हमारा ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, तो इसी को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी कहेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसा कि डेफिनेशन में जो इस कार्बन की डिग्री होगी वही हमारे इस एल्कोहल की भी डिग्री होगी। तो इस एल्कोहल की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री।
अब यहां पर अगर इस कार्बन की बात करें तो ये जो कार्बन है हमारा 2 डिग्री कार्बन है। क्या है? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन किससे अटैच है? अल्कोहल वाले ग्रुप से। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहां पर हम देखें तो ये जो कार्बन एटम है वो 3 डिग्री है, तो ये जो अल्कोहल ग्रुप हमें दिख रहा है वो क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। आई होप आपको ये डिग्री ऑफ अल्कोहल वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ये डिग्री ऑफ अल्कोहल वाला कंसेप्ट समझ आया तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जो कि आप कह सकते हो ओपी पॉइंट है। क्या है? ओपी पॉइंट कि जो हमारा डिग्री ऑफ फिनोल है, क्या कह रहा हूं मैं? डिग्री ऑफ फिनोल डज नॉट एग्जिस्ट। डिग्री ऑफ फिनोल जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको ये चीज याद रखनी है। कल को अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फिनोल बना के, अभी मैंने आपको फिनोल का फॉर्मूला बताया नहीं है, मैं आगे चल के बताऊंगा, बट अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि डिग्री बताओ फिनोल की, तो आपको सिंपल कह देना है कि जो फिनोल है उसकी डिग्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अमीन। क्या देखने जा रहे हैं? डिग्री ऑफ अमीन। तो जैसे कि हमारे पास ये कार्बन का जो भी बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है मेरा NH2 अटैच्ड है और यहाँ पर जो है मेरा कार्बन है। तो ये जो कार्बन है मैं देख सकता हूं कि ये वाला जो कार्बन है मेरा, ये किससे अटैच्ड है? ये जो है केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो यहां पे बात करें तो ये क्या है? 1 डिग्री है। तो अमीन को भी क्या कहेंगे? इसे 1 डिग्री अमीन है। ये क्या है? 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री अमीन की। तो 2 डिग्री अमीन में क्या होता है? कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जो अमीन ग्रुप है ना वो 2 कार्बन से अटैच्ड होता है। क्या होता है? 2 कार्बन से अटैच्ड होता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या है? 2 डिग्री है, तो हम इसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री अमीन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन क्या होता है? जो नाइट्रोजन ग्रुप है, यानी जो नाइट्रोजन एटम है वो तीनों ही तरफ से खाली होता है, उसके पास जगह होती है, तीनों ही तरफ से बॉन्ड बना सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिग्री अमीन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्पेशल पॉइंट है, दैट इज नाइट्रोजन जो है अगर कभी एक ले एक को डोनेट कर दे और उसके बाद अपने 4 बॉन्ड बनाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? 4 डिग्री। और इसे क्या कहा जाता है? अमोनियम सॉल्ट। क्या कहा जाता है? अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है। आई होप आपको डिग्री ऑफ अमीन, अमोनियम सॉल्ट समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ एनिलीन। डिग्री ऑफ एनिलीन क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो एनिलीन जो होता है वो आपने बेंजीन बनाया होगा, इस तरीके का दिखता है, और इसके ऊपर NH2 लगा दो, तो इसे क्या कहा जाता है? एनिलीन कहा जाता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर हमें बताना है कि इसकी क्या डिग्री है। तो यहां पर देखें तो ये जो NH2 ग्रुप है, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, तो ये जो आपके पास NH2 ग्रुप है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? वो केवल 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है। सॉरी, ये जो है एक ही बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन का, जो भी आपका कार्बन है उसके साथ। तो एक कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपके लिए समझ लीजिए कि आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। तो आपको इसके अंदर क्या बताना है? डिग्री ऑफ एनिलीन बताना है। कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों के दोनों जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन से ही अटैच्ड हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब आपको बताना है कि ये जो हमारे पास NH ग्रुप है ये कौन सा अमीन है, ये वाला कौन सा अमीन है, और जो हमारे पास ये मैंने एक लगा दिया ये कौन सा अमीन है। तो टोटल आपको बताने हैं कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, और इस वाले की जो डिग्री है वो क्या है। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट द टॉपिक इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर हम लोग इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे DBE से डिनोट करेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, बेसिकली मैं आपको अगर इसके एग्जांपल से बताऊं, सबसे पहले हम लोग एक बार केसेस भी देख लेते हैं और डेफिनेशन। ये कह क्या रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, आपको बहुत ध्यान लगाना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। ओपन चेन में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा। तो ये किस तरीके से दिखने लगेगा? ये CH3 कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जो बॉन्ड है बीच में वो सिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल। और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने बॉन्ड ब्रेक किया और मैंने यहाँ पर H2 दिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिए। ठीक है, अब यही चीज आप चाहें तो एल्काइन के साथ भी करा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन लगा हुआ है,
उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें 2H2 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो HH आएगा, फिर एक और बॉन्ड तोड़ेंगे उसके नीचे वाला तो फिर HH आएगा, तो फिर से जो है वो हम एल्कीन के अंदर ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखने की बात करें तो वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और हम लोग इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखने की बात करें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेसिकली है क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है बेसिकली कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स लग गए, तो भाई या फिर आप समझ सकते हैं कितने बॉन्ड तोड़ दिए। यहां पर हम कहेंगे कि यार हमने एक बॉन्ड तोड़ा है, क्या तोड़ा है, एक बॉन्ड तोड़ा है। या फिर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की तरीके से भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, एक, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो गया, एक। यहां पर कितने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इस वजह से इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। तो मैं यहाँ पर एक ही बार अगर शॉर्ट में कोई लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए, तो आपका केस 1 तो खत्म हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना केस 2, ठीक है। तो केस 2 में क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू क्लीव टू फॉर्म एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। आपको डेफिनेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये दिख रहा है कि ये जो है एक क्लोज्ड है, क्या है, मतलब क्लोज्ड सैचुरेटेड कंपाउंड है। हमें क्या करना है, इसे तोड़ना है, मतलब कि हमें इसे ओपन चेन बनाना है। क्या ये क्लोज्ड है, तो हमें इसे किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ओपन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं अगर इसके यहाँ से तोड़ दूंगा बॉन्ड्स, ये वाला अगर बॉन्ड तोड़ दूंगा तो यहाँ पर मेरे को पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा और ये जो है कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जो मैंने यहाँ बीच में से तोड़ा है तो मैंने यहाँ पर H2 दिया होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक रिंग को तोड़ा है। कितने को तोड़ा है, 1 रिंग। तो 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड इक्वी। सो अब हम लोग इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है हेक्सेन का। तो डायग्राम शायद सही नहीं बना, ज़्यादा अच्छे से बना देता हूँ मैं। तो ये जो है हमारे पास क्या है, हेक्सेन है। क्या है, हेक्सेन है, और ये क्या है, क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड। तो हम लोग इसे क्या चाहते हैं कि ये ओपन हो जाए। अगर इसे हमें ओपन करना है तो सीधी सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ना होगा, यानी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, एक रिंग प्रेजेंट है, तो एक ही इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो टूट जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा ये आपको। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंक्लूजन की। यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास एक थर्ड केस है। क्या है, एक थर्ड केस है जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के ऊपर, जो कि बेस्ड है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमें इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखें तो एक यहाँ पर 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हमें कितने दिख गए हैं, टोटल 6 दिख गए हैं, और एक यहाँ पर 7 है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर 7 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब रिंग्स की बात करते हैं। तो रिंग्स की अगर बात करें तो एक रिंग यहाँ पर है, ये वाली, दूसरी रिंग ये रही, उसके बाद तीसरी रिंग ये रही। तो यहाँ पर कितनी रिंग है, 3 रिंग्स हैं, 7 पाई बॉन्ड है और 3 रिंग है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, वो हमारा पाई बॉन्ड प्लस रिंग होगा, जो कि फर्दर क्या होगा, 10 DBE होगा, यानी 10 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो पाई बॉन्ड हम लोग देखते हैं कितने हैं हमारे पास। पाई बॉन्ड जैसे कि हमें पता है कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजीन है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशंस पर हमें पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट पोजीशंस पर पाई बॉन्ड बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये अगर मैंने पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पे बना दिया तो मैं यहाँ पर बीच में सर्कल नहीं लगा सकता, बट अभी ये इरेज हो नहीं रहा है,
इसलिए मैंने इसको बस ऐसे ही क्रॉस कर दिया है। तो अब इस पोजीशन पर भी एक ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा है, तो अब यहां पर लगेगा और फिर फर्दर यहां पर लगेगा, और फिर क्या हम इधर लगा लेंगे? नहीं, क्योंकि ये वाला जो है डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो हम लोग यहां पर पाई बॉन्ड नहीं लगा सकते। तो अब यहां पर मैंने पाई बॉन्ड लगा दिया, तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा और यहां पर लगाना होगा, फिर इसे छोड़ के यहां लगाना होगा। तो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास 7 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। प्लस रिंग की बात करते हैं, तो रिंग हमें क्लियरली दिख रहा है, एक है, 2 है, 3 है, बट ये भ्रम है, ये हमारा क्या है? भ्रम है। 3 पाई बॉन्ड। उसके बाद आप यहां से यहां देखो, यहां से यहां पर भी हमें क्या है? एक रिंग देखने को मिल रही है जो कि चौथी रिंग है, और फिर यहां से यहां तक भी हमें क्या देखने को मिल रही है? एक और रिंग देखने को मिल रही है जो कि 5वीं रिंग है। तो यहाँ पर टोटल रिंग कितनी है हमारे पास? 5 रिंग है बच्चों। कितनी है? 5 रिंग। तो हमारे पास पाई बॉन्ड प्लस रिंग मिला के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे हमारे पास? 12 DBE आ जाएगा। नेक्स्ट ये थर्ड एग्जाम्पल, ये भी काफी जरूरी एग्जाम्पल है। इसके अंदर सबसे पहले हमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो पाई बॉन्ड की बात करें तो एक ये रहा, 2 3, क्योंकि इसके अंदर जो भी बच्चों हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं प्लस एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हमें 2 पाई मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 पाई बॉन्ड हो गए, एक 4 और इसके अंदर 5 6 7, तो हमारे पास यहाँ पर फिर से 7 पाई बॉन्ड मिलते हैं। प्लस अब हम लोग रिंग की बात करते हैं, तो रिंग यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ पर सिंगल ये और दूसरी ये, तो हमारे पास टोटल रिंग कितनी मिलती है? 2 रिंग मिलती है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इसे अपनी नोट्स की नोटबुक में नोट करें, आपको इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड केस होता है हमारे पास वो होता है अगर आपको कभी उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो अब आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए तब आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है इस फॉर्मूला के थ्रू। इस फॉर्मूला में जो आपको C दिया गया है, ये जो C है वो आपका कार्बन एटम्स को दिखाता है। क्या दिखाता है? कार्बन एटम्स को, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने नंबर हैं आपके पास कार्बन एटम्स के? यहाँ पर जो ये H है वो आपको क्या दिखाता है? सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दिखाता है। और यहाँ पर जो ये X है वो आपको दिखाता है हेलोजन एटम्स। हेलोजन्स क्या होते हैं? जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के एटम्स को दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम N की बात करें तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स को दिखाता है। तो यही जो है आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं C4H8 की। तो C4H8 के अंदर हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं? 4। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 8। तो आप ये जो फॉर्मूला है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वो फटाफट लगाइए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 + 1 हो जाएगा और माइनस में हमारे पास 8 + 0 -0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर देखेंगे 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं C3H6O की। तो यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और लगाएंगे तो देखेंगे कि 3 + 1 हो जाएगा, माइनस में H कितना है हमारे पास? 6 प्लस हेलोजन कितना है हमारे पास? 0, और नाइट्रोजन कितना है? 0, बट यहाँ ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारे फॉर्मूले में ही नहीं है, तो इसलिए हम कुछ का कुछ भी नहीं करेंगे। तो 4 माइनस कितना हो जाएगा? 3, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगेन एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं? 5 है, यानी 5 + 1 माइनस में हम करेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 18 + 0। अब यहां पर देखोगे कि मैंने 0 गलत लिखा है। यहां पर हेलोजन एटम है जो कि क्लोरीन है और 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। माइनस करेंगे 0, डिवाइड में करेंगे 2, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 6 - 19/2। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है आराम से फ्रैक्शन में आ सकता है। तो अब आप बताओ, अगर ये फ्रैक्शन में आ सकता है तो कर लेगा? तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ केस बनता है जो कि बहुत ही रेयर केस है और बहुत रेयरली पूछा जाता है, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, जो कि मैंने पीछे अभी एक क्वेश्चन दिखाया अभी और फिर से दिखा रहा हूं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है फ्रैक्शनल हो सकता है बट इन चार्ज स्पीसीज ओनली। किसके अंदर? बट आप क्वेश्चन आएगा सर पीछे वाला तो चार्ज नहीं था, वो बात ठीक है, लेकिन कई कई में विदाउट चार्ज भी मिल जाता है और कईयों में चार्ज के साथ ही मिलता है, मतलब मेजरली चार्ज के साथ ही मिलता है। इन चार्ज स्पीसीज ओनली हटा देना चाहिए आई थिंक। तो चार्ज स्पीसीज के अंदर हमें जो है
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये जो है एक फ्रैक्शनल स्पीसीज है, अगर हम लोग इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ पर कार्बन एटम कितना है, एक है, यानी 1+1, फॉर्मूला याद हो गया ना बच्चों, माइनस करेंगे फिर 1+0 -0, ना ही कोई हेलोजन है ना ही कोई नाइट्रोजन एटम है, डिवाइड बाय 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे 2 - 1/2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास कितना, 1.5 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। हमने अपना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूरी तरीके से खत्म कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है, सबसे पहले मैं एक बार अपना पेन का कलर चेंज कर लूं, रेड कलर। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है बच्चों जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सेम होता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, आप इसकी पॉइंट की इंपॉर्टेंस देखेंगे। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी डिफरेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो वेट भी डिफरेंट ही होगा। और इनके बीच में जो इनकी स्पीशीज होती है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो किसका होता है, CH2 यूनिट्स होता है। अब और 14 AMU मास होता है। अब कहोगे सर आपको 14 AMU मास कैसे पता? तो जो आप देखते हो CH2, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2, कितना हो जाएगा 14 AMU। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है केमिस्ट्री के अंदर, AMU होती है। तो यहाँ पर टोटल हमें कितना दिखा, 14 AMU मास का डिफरेंस। आइए एक एग्जांपल लेके बताते हैं होमोलोगस सीरीज का। जैसा कि आपको मैं दिखाऊं CH4 हमारा सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जो कि क्या है, मीथेन, जिसका नाम। अब अगर मैं मीथेन के अंदर होमोलोगस कहना चाहता हूं तो मेरे को इसके अंदर प्लस CH2 करना होगा। अब मैं मीथेन के अंदर प्लस CH2 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, C2H, बताओ बच्चों, C2H6 आ जाएगा। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, हाइड्रोजन इनके तीनों पोजीशन पे जुड़े होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट में एक बहुत प्यारा सा कमेंट लिखिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया गया है, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा। आपको होमोलोगस सीरीज चेक करने से पहले सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं। यहां पर देखोगे फंक्शनल ग्रुप सेम है सर, फंक्शनल ग्रुप यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। उसके बाद कोई कहेगा CH2 का डिफरेंस है कि नहीं, जी सर बिल्कुल डिफरेंस है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है, जो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर एल्कोहल दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एल्कोहल दिख रहा है, वही चीज यहाँ पर क्या है, फिनोल है। इसे क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। मैंने आपको पीछे कहा था कि मैं आपको फिनोल दिखाऊंगा कैसा होता है, तो फिनोल ऐसा दिखता है बच्चों। ये कौन सा ग्रुप बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ये क्या कहलाता है, ये अकेला है, इसलिए क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। मैं इसको लिख भी देता हूं, क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और बच्चों आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगाया गया है। तो यहाँ पर अमाइड नाम की क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर भी CH2 NH2 लगाया गया है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो अमाइड है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, प्लस CH2 का डिफरेंस है। तो प्लस CH2 का डिफरेंस है तो बच्चों क्या होगा, ये होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यस बिल्कुल कर रहा है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर CH2 यूनिट्स का ही डिफरेंस आ रहा है, तो जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल CH2 यूनिट्स का ही डिफरेंस आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक चीज नोट करोगे तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ CH2 नहीं, हमारे पास तो CH2 की दुगने का डिफरेंस आ रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे +2 × CH2 कर लो, इससे क्या होगा। बट आप मेन देखो कि इसके अंदर डिफरेंस जो भी आ रहा है CH2 के थ्रू आ रहा है। जैसे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हो Q = +-NE, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल है, किसका, CH2 का। किसका कह रहा हूं मैं, CH2 का कह रहा हूं। आई होप आपको समझ आया होगा होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेफिनेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ एटम होते हैं या फिर कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि ज्वाइन हो जाते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कंपाउंड की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दिखाने में। जैसे कि यहाँ पर बात करें, अगर ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा है तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर रहा है बच्चों। क्या शो कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर रहा है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है बच्चों, कीटोन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कीटोन शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास OH लगा है बच्चों, ये क्या शो कर रहा है, एल्कोहल शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी आना चाहिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड लगा है तो ये हमें एल्कीन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, एल्कीन। ये Br क्या शो कर रहा है, ब्रोमो शो कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आओ अब हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है सिग्मा, पाई एंड लोन पेयर्स का। अगर आप बिल्कुल अभी अभी 10th से आए हैं तो आपको ये सिग्मा के बारे में कुछ नहीं पता होगा, पाई के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लोन पेयर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। तो सिग्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। पाई के बारे में बता दूं ये होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। लोन पेयर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो कार्बन जिनकी जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उनके अंदर लोन पेयर्स मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आप फिर भी क्लास 10th में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्लास 11th का चैप्टर कंप्लीट करना है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जो भी बच्चा ऑर्गेनिक करने के लिए आ रहा है इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग करे बिना यहाँ आ ना जाए। यहाँ आने से उसे बहुत कम समझ आएगा और उसके लिए उसके मन में ऑर्गेनिक को लेकर डर बन जाएगा, और जब उसके मन में ऑर्गेनिक को लेकर डर बन जाएगा तो फिर वो कभी भी ऑर्गेनिक नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग तो मस्ट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले तो आनी ही चाहिए। आई होप आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, और अगर आपने नहीं की तो आप अभी उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो बच्चों इसको सबसे पहले मैं क्लियर तरीके से बना लेता हूं। सबसे पहले कभी भी आपके पास सिग्मा, पाई, लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आए तो आप उसका स्ट्रक्चर पहले थोड़ा खुला खुला बना ले। क्या बना ले, कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड से जो है आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कर ले, स्ट्रक्चरल फॉर्म में कर ले। तो कार्बन है, उसके ऊपर 3 जगह हाइड्रोजन लगा है। कितनी जगह लगा है, 3 जगह। उसके बाद फिर एक कार्बन से कनेक्टेड है, उस पर भी 2 जगह हाइड्रोजन लगा है। उसके बाद फिर एक कार्बन से कनेक्टेड है, फिर उस पर हाइड्रोजन लगा है। फिर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या इसका, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपको ये चेंज करना है। यहाँ पर से आपको हाइड्रोजन हटा देना है, वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है शायद। तो यहाँ पर से हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और ये CH है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 बॉन्ड है ना, तो उसमें से एक ही होता है सिग्मा, मैंने बताया भी ये पहले। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों, 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने हो गए, 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। और 8 से भी ज्यादा है, आपने ध्यान नहीं दिया, एक बार ध्यान से देखो, इनके बीच में भी है एक। तो इसी तरीके से हमारा ध्यान खो जाता है और फिर हम लोग गलत कर देते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास कितने बॉन्ड है, 9 सिग्मा बॉन्ड है। आइए अब हम लोग पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है। तो हमें दिख रहा है कि डबल बॉन्ड से ज्यादा कहाँ पे, एक ही जगह यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। कितने, 2 पाई बॉन्ड है। तो हम लिख देंगे 2 पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट हम लोग लोन पेयर देखते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो लोन पेयर क्या है, यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि CH3 है, तो कार्बन 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 को सबसे पहले जोड़ना है, फिर हाइड्रोजन को जोड़ना है उनके साथ। ठीक है, खुला खुला बनाओ जिससे कि आपको समझ आ पाए। उसके बाद फिर कार्बन कितने से अटैच्ड है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। अब नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, कार्बन तो 4 लेके खुश हो जाता है, तो इसने 4 बॉन्ड बनाया और खुश हो गया। कार्बन क्या कहता है कि मेरे पास 5 है, 5 में से 3 बन जाते हैं लेकिन 2 रह जाते हैं। तो वो 2 किस रूप में रह जाते हैं, लोन पेयर के रूप में रह जाते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर की बात करें तो हमारे पास कितने हैं, 1 लोन पेयर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने
जो कि हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 और एक यहाँ पे 8। तो हमारे पास कितने हैं, 8 सिग्मा बॉन्ड है। अब हम लोग पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 2 पाई बॉन्ड है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। आई होप आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये टॉपिक भी जो बच्चों है ये क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है। किसका है, केमिकल बॉन्डिंग का है। किस क्लास का है, क्लास 11th का है। तो आपको पहले तो क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो आइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक भी बताने वाला हूँ। वैसे ट्रिक हर एक टीचर बताता है, लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जितने हैं उससे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं और ज्योमेट्री भी पता कर सकते हैं। बस ये छोटी सी टेबल आप याद रख लीजिए, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, ज्योमेट्री निकालने में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे sp। 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो हम कहेंगे sp2। क्या कहेंगे, sp2। 4 सिग्मा बॉन्ड पे sp3। 5 सिग्मा बॉन्ड पे sp3d। 6 सिग्मा बॉन्ड पे sp3d2। बच्चों आपको ऑर्गेनिक में केवल इतनी ही याद रखनी है, और भी होती है, 1-2 हाइब्रिडाइजेशन और एक्स्ट्रा होती है, लेकिन ऑर्गेनिक में हमें इतने की ही जरूरत है। ज्यादातर तो जरूरत कार्बन तक होती है जो कि 4 सिग्मा पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि 4 पे तो इतना ही होता है कार्बन का। आइए अब इनकी ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री के लिए कलर बदल लेते हैं बच्चों थोड़ा। तो जो ज्योमेट्री होती है 2 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन sp पे, वो ज्योमेट्री होती है लीनियर, और उनके बीच में एंगल बनता है 180 डिग्री का। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड पे क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड पे हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ट्राइंगल जैसी। ठीक है, इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी, और इसके अंदर जो थीटा होगा वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड की बच्चों अगर बात करें तो उसके अंदर ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास टेट्रागोनल। क्या बनेगी, टेट्रागोनल। इसके अंदर कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब आपको समझ आ रहा होगा। इसके अंदर जो थीटा 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। ठीक है, याद रखना है। 5 सिग्मा बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। आपको ये भी याद रखना है। अब 6 सिग्मा की बात करते हैं तो क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है। अब उसका स्क्वायर मैं उसके स्ट्रक्चर जो है बना के नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं और हम ज़्यादा टाइम इसको दे भी नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं। अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं तो आप उसके थ्रू उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता सकते हैं। तो जो हमारे पास sp होता है, क्या है, sp, इसके अंदर एक ऑर्बिटल हमारे पास s का है, एक ऑर्बिटल हमारे पास p का है। तो s का 50% हो जाएगा और p का 50% हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो परसेंटेज s निकालना आना चाहिए। दैट इज यहाँ पर s कितना है, आधा है, p के मुकाबले कितना है, आधा है। तो आधा इंटू 100 करोगे, टोटल क्या होता है 100, तो कितना आ जाएगा 50%। तो परसेंटेज s कितना है 50%। सिमिलरली आप sp2 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू हमारे पास यहाँ 1/3 है, यही गलती नहीं करनी, कितने हैं 1/3 है। s यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ पर 2p है तो 1s है, तो यानी 1/3 है। 1/3 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज s कितना आ जाएगा 33.33%। नेक्स्ट हमारे पास sp3 है। इसके अंदर अगर हम परसेंटेज s निकालेंगे तो 1/4, 3p है, 1s है, इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ये हमें क्लियर होना चाहिए। और ये आप क्लास 11 में पीरियोडिक में या फिर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि परसेंटेज s कैरेक्टर जो होता है, क्या कह रहा हूं मैं, परसेंटेज s कैरेक्टर है वो क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको ये चीज याद रखनी है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा ओपी पॉइंट देने वाला हूं। ओपी पॉइंट ये है बच्चों कि जो हमारी, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा होगा, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा चेंज है। अगर कार्बन की डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। पहले फ्लोरीन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन वो आता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है,
फिर नाइट्रोजन आता है, फिर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ आता है और कार्बन sp3, यानी बीच में नाइट्रोजन आता है sp और sp2 के बीच में। ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आपको देखना है तो सबसे ज्यादा कार्बन sp का है, ऑब्वियसली उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर है, फिर कार्बन sp2 का है, फिर कार्बन sp3 का है। किसका है? कार्बन sp3 का है। आइए नेक्स्ट, अब हमारे पास है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि बच्चों आज तक आपने शायद ही देखा होगा, बहुत रेयर है, कि हाउ मेनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड, कितने एटम्स हैं जो कि लीनियरली अरेंज्ड है। तो यहां पर हमें एक चीज चेक करनी है कि जितने भी एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप यहाँ कार्बन की निकालेंगे तो आपको sp मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन कितने से अटैच्ड है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसके पास 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा पे हमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। इसकी भी निकालेंगे तो सेम, एक यहाँ पर है सिग्मा और एक यहाँ पर है, तो इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। अब जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो सीधी सी बात है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो इनके बीच में ज्योमेट्री कौन सी होगी? लीनियर होगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर कितने एटम्स लीनियरली अरेंज्ड है? एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 एटम्स है, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 4 एटम्स। अगर उसने स्पेशली हमसे 4 पूछा होता कितने कार्बन एटम है, हाउ मच, या फिर हाउ मैनी कार्बन एटम्स, अगर उसने हमसे पूछा होता हाउ मैनी कार्बन एटम्स लीनियरली अरेंज्ड, अगर ये पूछा होता तो हम लोग क्या कहते? हम लोग कहते कि यहां पर 2 कार्बन एटम्स लीनियरली अरेंज्ड है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।